हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्रेप में। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली आप सभी के डिमांड पे हम लोग जीके जीएस के प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि 1 से लेके 25 तक हम लोगों ने जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा था, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अन्य विषयों के भी जो प्रैक्टिस सेशन है वो हमारे चैनल ऑनलाइन प्रेप 2.0 पर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। आप सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान से देखते जाएं और आपको समय मिलेगा आप इसका आंसर करते जाइएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दूं आपको, अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लिया है, बैच लेना चाहते हैं रिकॉर्डेड, या आप नोट्स लेना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट onlineprep.co.in या ऐप पर विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। बिना किसी देरी के आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे, और इसकी शुरुआत है क्वेश्चन नंबर 26 से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। एग्जाम में नदियों से कई बार हमेशा एक दो प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गोदावरी। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि यह किस स्थान से निकलती है, तो महाराष्ट्र के नासिक में इसका उद्गम स्थान है। ये सब थोड़े थोड़े फैक्ट आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, आप सभी लोग आंसर करिए। श्योक और गिलगित किस नदी की सहायक नदियां हैं? देखिए दो प्रश्न इसमें ही आ गया नदी से। राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप इसका आंसर करेंगे। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 28 है, विक्रमशिला वन्य जीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है। कहां स्थित है? ऐसे जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा बिहार में, बिहार के भागलपुर जिले में। आप फैक्ट याद रखेंगे, यहां पर विक्रमशिला वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। जो लोग बी दे रहे हैं ऑप्शन, और यहां पर देखेंगे ए बी सी डी है, आप इसका आंसर करते जाएंगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा अगर आप आंसर करते जा रहे हैं। गेस भी करेंगे साथ ही साथ आप। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करेंगे आप लोग, मृदा की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? एग्जाम में ऐसे ज्योग्राफी यानी भूगोल से ऐसे भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेडरॉक, जो कि जो पथरीली मिट्टियां हैं या उस तरीके के कंकड़ पत्थर हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए भूगोल से एक अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? और आपको आंसर करना है दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो विकल्प में आप देख सकते हैं पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल और शुक्र। तो सही उत्तर क्या होगा? बहुत ही आसान है, आप सभी लोग गेस कर पाएंगे। वो हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, जिसको इंग्लिश में आप जुपिटर कहते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, यानी इसका 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर आप दूरी के लिहाज से भी देखें तो सूर्य से ये ग्रह जो विकल्प में दिया गया है ये दूर है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, क्रम में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न फिर एक आपसे भूगोल से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? एग्जाम में हमेशा प्रश्न को जहां गलत नहीं लिखा हो उसको एक दो बार तीन बार जरूरत पड़ ले तो उसको पढ़ लें, उससे आपकी गलती होने की संभावना कम हो जाती है। अब यहां पर देखिए समदाब रेखा किसको कहते हैं, समताप रेखा क्या होती है, आइसोहेलिन रेखा क्या है, ये आप एक टर्म है सब, और उससे संबंधित कारण है। यहां समदाब रेखा दबाव से संबंधित है, क्या समवर्षा रेखा धूप से संबंधित है, या समताप रेखा तापमान से? तो इसमें गलत पूछा है, तो गलत में राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ये गलत है कि समवर्षा रेखा ऐसा कुछ नहीं जो कि धूप से संबंधित है। इस तरीके से आप अगर ऐसे प्रश्नों को पहले से किए रहेंगे तो एग्जाम में आप ऐसे प्रश्नों को देखते ही तुरंत टिक करेंगे और आंसर भी आप सही कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में उर्वरकों के सबसे कम उपयोग को आवश्यकता होती है? सबसे कम उपयोग की यहां पर समझना यह है, इसका आंसर आप सभी लोग दें एक बार। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है, पूछा ये नहीं गया सबसे उर्वरक मिट्टी कौन सी है, पूछा ये गया है कि निम्नलिखित किस मिट्टी में, इन मिट्टियों में से उर्वरकों के सबसे कम उपयोग की आवश्यकता होती है। यहाँ पे की हो जाएगा, तो सबसे कम उपयोग किसमें होगा?
जो सबसे अधिक उपजाऊ होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ऐसे आपको समझना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अपिको आंदोलन डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन आप देखिए, कर मुक्ति शराब अभियान से, वन संरक्षण से, डाक नेटवर्क का प्रसार, या जम्मू स्कूल में मॉडल स्कूलों की स्थापना से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वन संरक्षण, पेड़ों के संरक्षण से संबंधित है। और अपिको आंदोलन के जो नेता थे वो थे पांडुरंग। पांडुरंग, या आप नाम ऐसे याद रखेंगे। और ये कहां शुरू हुआ था? तो कर्नाटक में। इस तरीके से अगर आप जो आंदोलन है प्रमुख, खासकर जो पर्यावरण से संबंधित है, वन से संबंधित है, नदियों से संबंधित है, तो इससे आपके एग्जाम में आने के जो चांसेस हो जाते हैं इस टॉपिक से, वो ज्यादा आपके देखने को मिलते हैं, और इसमें भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनजीटी कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 34 का 2010 में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पॉलिटी से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कराए गए हैं आप लोगों को, आपको पढ़ाया भी गया है बैच में। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डैश ने की है? यहां पर भारतीय संविधान लिखा है, फिर साथ ही साथ यहां पर पहली बैठक लिखा है। तो पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? और वो अस्थाई सदस्य थे। तो अस्थाई सदस्य में नाम आता है सच्चिदानंद सिन्हा जी का। और ये डेट क्या थी? तो 9 दिसंबर 1946। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूं जिससे कि आप इसको पूरा पढ़ पाएंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 1946 में भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संवैधानिक जो सभा थी उसके या संविधान के संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? ऑप्शन आप सभी लोग देखेंगे, महात्मा गांधी, बी.एन. राव, जवाहरलाल नेहरू, या बी.आर. अम्बेडकर। आप यहां ध्यान रखेंगे, संविधान सभा में जब प्रारूप का जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष तो बी.आर. अम्बेडकर जी थे, लेकिन संवैधानिक सलाहकार जो थे वो बी.एन. राव थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बहुत ही विद्वान थे और वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज भी रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फैक्ट इनसे संबंधित, बी.एन. राव। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न 37 आपके स्क्रीन पे है, आंसर देने का प्रयत्न करेंगे आप सभी लोग। स्वतंत्रता पश्चात यानी आजादी के पश्चात भारत द्वारा किस आर्थिक मॉडल को अपनाया गया? इस प्रश्न की लैंग्वेज अलग अलग होती है, एग्जाम में कभी कभी पूछता है किस तरीके का हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था का रूप क्या है। तो इससे एक ही इसका आंसर है, आप सभी लोग गेस करिए, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मिक्स्ड क्यों है? क्योंकि इसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का गुण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है 38वां है, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस विकल्प से अर्थव्यवस्था में वृद्धि की माप की जाती है? अर्थव्यवस्था में वृद्धि की माप किससे की जाती है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग गेस करेंगे, ऑप्शन ए, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से। भारत में मौद्रिक नीति डैश द्वारा विनियमित की जाती है? किसके द्वारा विनियमित की जाती है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय, आरबीआई, या इन दोनों के, या वित्त मंत्रालय, आरबीआई और राज्य सरकार के साथ? तो राइट आंसर हो जाएगा, मौद्रिक नीति का जो सबसे जो गवर्निंग बॉडी है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 40 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर आंसर करेंगे। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? नेशनलाइजेशन किया गया था बैंक का 1980 में। आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। क्या होगा ऑप्शन? आप ऑप्शन देख सकते हैं, 4, 11, 6 या 9। ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दें, उससे पहले आपको फैक्ट बताते चलूं मैं
कि यहाँ पर 1969 में 1969 में भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, और उसमें बैंकों की संख्या जो थी वो टोटल 14 यानी 14 थी। 1980 में भी इसको दोहराया गया इस कार्य को, और इस समय जो बैंकों की संख्या थी वो टोटल 6 बैंक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से कभी कभी आपको कंफ्यूज करता है प्रश्न एग्जाम में। अगला प्रश्न है, वित्तीय संस्थान नाबार्ड की स्थापना 1982 में और भारत सरकार द्वारा की गई थी। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, यानी नाबार्ड का फुल फॉर्म सिंपली पूछ दिया गया है। तो नेशनल बैंक फॉर, आप सभी लोग गेस करिए इसका आंसर क्या होगा। यहां पर हिंदी में दिया गया है, अगर आप इसको इंग्लिश में करते तो ज्यादा आसानी हो जाती, फिर भी याद रख लेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आप यहां पर देख लीजिए, कृषि और ग्रामीण विकास किसके अंतर्गत आ रहा है। देखिए कृषि और ग्रामीण विकास यहां लिखा है, यहां बोर्ड लिखा है, यहां बैंक लिखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी में कभी कभी कंफ्यूजन होगा, लेकिन इंग्लिश में आप फुल फॉर्म याद है आपको, तो आप उसकी हिंदी में कन्वर्ट करके आप उसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। ये बैंक ही बनाया गया एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। सामान्य विज्ञान से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे प्रश्न। वो पहला आप देख सकते हैं इस सेट में 42 है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। क्लास 9th में आप पढ़े होंगे। अब यहां पर देखिए, एम्पियर होगा नहीं, मोल होगा नहीं, केल्विन होगा नहीं, ये टेम्परेचर का हो जाएगा, एम्पियर विद्युत धारा का हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, इस तरीके से भी आप गेस कर सकते हैं। तो राइट आंसर कैंडेला हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे प्रश्न है। विज्ञान से एक और प्रश्न है आपके, सामान्य विज्ञान से, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो कुछ लोग जो थोड़ा बहुत गेस कर लेते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है आपको, यहाँ पर पढ़ना है ध्यान से। वे अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में फैलती हैं, तो जाहिर सी बात है तरंग है, तो तरंग में यही तरंग सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसमें ऊर्जा और गति होती है, वे प्रकाश के वेग में फैलती हैं, बात ये भी सही है, लेकिन इन पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। और यहाँ ऑप्शन ए में लिखा है कि उन पर धनात्मक आवेश होता है, ना धनात्मक ऋणात्मक कोई आवेश नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि गुण नहीं है प्रश्न में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है, या वायुमंडलीय दाब एनवायरमेंटल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है, मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी से उम्मीद है आप इसका आंसर करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य विज्ञान से ये भी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के लिए उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ये आप सभी लोग सामान्य विज्ञान में पढ़े होंगे। सिंपल सी चीज है कि जो ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुणों का परिवर्तन हो, लोहे का जंग लगना, फलों का पकना, अंडे का आमलेट बनना, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। देखिए केमिस्ट्री से क्वेश्चन है और रसायन विज्ञान से सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी लोग जो लोग विज्ञान वर्ग से हैं, यानी 12th में पढ़ी होगी आपने, तो थोड़ा सा याद होगा। निम्न में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के हाइड्रोजन समूह से संबंधित नहीं है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन समूह से संबंधित नहीं है। तो आपको वो टेबल याद होगी जो आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में रटा होगा इतने समय तक। उसमें जो हाइड्रोजन समूह है उसके अंतर्गत ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, लास्ट में न आता है, ऐसे हम लोग याद करते थे, कुछ उसके अपवाद भी थे उसमें। इसका राइट, इसमें लिखा संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सेलेनियम जो है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब हैलोजन समूह के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा अम्ल अम्लीय वर्षा में उपस्थित नहीं होता है, यानी निम्न में से कौन सा अम्ल जो है एसिड अम्लीय वर्षा एसिड रेन में प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम में पर्यावरण से ज्यादा प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत ऐसे प्रश्नों को देख के जाना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड
अम्लीय वर्षा में देखने को मिलती है, कार्बनिक भी, नाइट्रिक भी। लेकिन फार्मिक अम्ल जो है ये चींटियों के या सांपों के दंश जो डंक मारते हैं उसके अंदर उसमें पाया जाता है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये फार्मिक अम्ल जो है ये अम्लीय वर्षा में उपस्थित नहीं होता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं को मानव शरीर के रक्षक के रूप में जाना जाता है? कितना सिंपल प्रश्न है, उम्मीद है आप सभी लोग इसका आंसर कर पाएंगे। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बेसोफिल्स या इओसिनोफिल्स? राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग गेस करिए। वो हो जाएगा, जल्दी से आप सभी लोग बताएं। तो यहां पे जब रक्षक की बात आएगी तो डब्ल्यूबीसी का नाम आएगा, सफेद रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं। ऑप्शन डी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन निम्न में से एक महत्वपूर्ण घटक है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है, अभी आप देख रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का, प्लाज्मा का, सफेद रक्त कणिकाओं का या प्लेटलेट्स का? राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 का राइट आंसर हो जाएगा वो आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं। ठीक है, आखिरी प्रश्न है इस सेट का, उम्मीद है इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे। भारत का पहला अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान मिशन कौन सा है? अंतर्ग्रही का मतलब क्या हुआ, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जाने का अंतर्यान। और अंतरिक्ष यान कौन सा है, उस मिशन का नाम क्या है? आप सभी लोग आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑप्शन है मंगल ऑर्बिटर मिशन, शनि ऑर्बिटर मिशन, बृहस्पति या शुक्र ऑर्बिटर मिशन। तो मंगल ऑर्बिटर मिशन का ही शॉर्ट फॉर्म है मॉम, और ये राइट आंसर क्या हो जाएगा। और इसी को हम लोग अनौपचारिक नाम में मंगलयान के नाम से हम लोग जानते हैं, मंगल यान के नाम से। और ये प्रक्षेपित किया गया था 15 नवंबर 2013 को। उसके बाद भी कई प्रयास किए जा रहे हैं और अलग अलग। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरीके से जो अभी प्रेजेंट में जो रिसर्च है उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है आपको ये सेट अच्छा लगा, समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को आप समझे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से यानी अलग अलग विषयों से एक एक सेट में हम लोगों ने सारे प्रश्न को रखा है, जिससे कि आपको समझने में और एग्जाम से पहले इसको देखकर आपको सहायता मिले और आप इसका लाभ उठा पाएं। और अंत में आप अगर ये चीज़ें लेना चाहते हैं तो onlineprep.co.in पे जाकर आप प्रैक्टिस सेट बैच या इस तरीके के क्वेश्चन पेपर आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।